आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में मैं भारत में जो समितियां गठित की गई है, जो कमेटीज गठित की जाती है, आयोग गठित किए जाते हैं, उन पर किस तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी समितियां हैं, बहुत सारे आयोग हैं। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से स्टैटिक पोर्शन कौन सा है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि ज्यादा कौन सी पूछी जाती है और पूछी ही जाती है। इतना जबरदस्त दावेदारी ऐसी कौन सी समितियां करती है, मैं उन पर बात करने जा रहा हूं। हालांकि आपको जो भी समिति मैं बताऊंगा आपके नोट्स में वो है, लेकिन एक जगह पर लाने का मैंने इसको प्रयास किया है। लेकिन इस प्रयास में भी कहीं ना कहीं करंट जुड़ा हुआ है, समसामयिकी जुड़ी हुई है। बिल्कुल, आप सही सोच रहे हो। मैं बताने जा रहा हूं, अभी जून 2026 में ही भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय होता है उसके द्वारा जो जनसांख्यिकी परिवर्तन होता है, डेमोग्राफिक चेंजेस, इस पर अध्ययन के लिए एक समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रिटायर्ड जज। अब उन रिटायर्ड जज का नाम क्या है, यह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। उसी को लेकर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आइए, आपके सामने है जनसांख्यिकी परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित समिति के अध्यक्ष है जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर, इसको लगा दीजिए मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। समिति के अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे पहले नंबर पर। नीचे मैंने सदस्य भी लिख दिए हैं, दुर्गा शंकर मिश्रा, श्री बालाजी श्रीवास्तव, डॉक्टर समीका रवि, ये है। चाहे सदस्य याद ना रहे, बहुत ज्यादा ही कोई दुश्मनी निकालनी होगी तो आपसे पूछ लेगा, जनरली ना के बराबर चांस, लेकिन फिर भी एक रीडिंग मार लोगे तो कल को आपके एग्जाम में बाई चांस आ जाए, बाई चांस, उम्मीद नहीं है पूरी, आपसे अध्यक्ष ही पूछा जाएगा, तो आप कुछ ना कुछ वहां पर करके आ जाओ अपनी मेमोरी के आधार पर। और मान के चलना, जब आप इसको चलते चलते पढ़ भी लेते हो तो कहीं ना कहीं दुर्गा शंकर ऐसे याद रह ही जाते हैं। चलिए, जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंजेस, क्या है ये डेमोग्राफिक चेंजेस? देखिए, आप जानते हो भारत में जनसंख्या का असंतुलन है। कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर ठीक ठीक है। और जनसंख्या की जो ये स्थिति जो डावाडोल हमें दिखाई देती है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, कहीं पर घुसपैठ आ गई, घुसपैठ आ गई तो दूसरे लोगों ने जनसंख्या बढ़ा दी। पता लगा भारत सरकार दूसरे लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। तो इस असंतुलनता, ये जो अनबैलेंस है, इसको सही करने के लिए एक समिति गठित की गई कि हमें बताइए इस पर क्या चल रहा है। डॉक्टर प्रकाश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है जनसांख्यिकी परिवर्तन पर। अब हो सकता है आपसे जो क्वेश्चन पूछे वो इस तरीके से पूछ सकता है कि जनसांख्यिकी परिवर्तन पर अध्ययन से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन है, सीधा डायरेक्ट पूछ ले, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, कई बार आपसे ऐसे कहता है कि प्रकाश प्रभाकर नावलेकर समिति किससे संबंधित है? समझ रहे हो मेरी बात को? प्रकाश प्रभाकर नावलेकर समिति किससे संबंधित है? तो वो आपसे ऑप्शन में दे देगा भारत में पर्यावरणीय असंतुलन के अध्ययन से संबंधित, भारत में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित, भारत में मतदान प्रणाली को सरल और स्पष्ट बनाने से संबंधित, भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव करवाने से संबंधित, ऐसे ऑप्शन में दे देगा आपको। ठीक है ना? तो इसलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं, मेरी बात को समझने का प्रयास करना।
यहां पर जो डेमोग्राफिक है, एक शब्द मैं ले रहा हूं, मैं कुछ इसके अंदर वैल्यू एडेड कर रहा हूं, और शब्द मैं ले रहा हूं डेमोग्राफी। ये शब्द आपसे खूब पूछा जाता है, डेमोग्राफी। हालांकि इसका जो हिंदी नाम होता है जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, ये होता है जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब आप समझ गए होंगे, जनसंख्या का अध्ययन करना है, कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है। समझ में आ रही है ना बात सारी। तो डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। कभी आपने नाम सुना होगा जनसांख्यिकी लाभांश, जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकीय लाभांश भी बोल सकते हो इसको। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है, मतलब जनसंख्या का वह भाग जो प्रोडक्शन करता है। अब देखो, एक 5 साल का बच्चा तो प्रोडक्शन नहीं कर सकता, 80 साल का बूढ़ा भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो भारत ने एक समय सीमा निर्धारित कर रखी है कि काम करने वाली जनसंख्या कौन सी होगी। तो आप जानते हो कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम पर नहीं लगा सकते, और लगभग 60 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर हो जाता है, लगभग। कई 62 में भी होते हैं, कई बार 65 भी होता है। तो हमारे देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो एज ग्रुप बताया गया है, ये आया हुआ है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ये है 15 से 59 वर्ष, आपके एग्जाम में आया हुआ है ये। और ये जो सारे काम किए जा रहे हैं, ये क्यों किए जा रहे हैं? आप जानते हो कि वर्तमान में जनगणना चल रही है। जनगणना में थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा आपको जनगणना के संबंध में। सेंसस, अभी जो जनगणना चल रही है उसका नाम क्या है? 2027, ध्यान रखना, जनगणना 2027। अब ये जो जनगणना जो स्टार्ट हुई है, ठीक है ना, ये जो प्रारंभ हुई है, ये 2 चरणों में है, 2 चरणों में, 2 फेजेस में है। जिसमें जो पहला फेज है वो क्या है? 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026, ये पहला फेज। मतलब जनगणना जो प्रारंभ हुई है वो 1 अप्रैल से ही होगी। आप देख रहे हो मकानों की गणना हो रही है, आपके घर में आ रहे हैं ना अभी। और जो सेकंड फेज है वो 9 फरवरी, या आप सीधा लिख दीजिए फरवरी 2027। ये ध्यान रखना है आपने। और ये जो जनगणना करवाई जा रही है, ये कौन करवा रहा है? होम मिनिस्ट्री, भारत का गृह मंत्रालय। ठीक है, अब आप देखिए, यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस समिति का गठन किसने किया है? भारत सरकार ने तो किया। भारत सरकार में भी किसने किया है? गृह मंत्रालय। समझ गए ना, जनसंख्या जनगणना से संबंधित जो बात करेगा वो गृह मंत्रालय करेगा। तो 2 चरणों में हो रही है ये। अब ये जो जनगणना है, ये है भारत की पूरी डिजिटल जनगणना, डिजिटल जनगणना, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है। मतलब पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी, कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर? और यहां जो जनगणना करवाई जाती है उसके लिए क्या होता है? एक सेंसस कमिश्नर होता है। तो इस जनगणना के लिए जो जनगणना आयुक्त है, सेंसस कमिश्नर, उनका नाम है मृत्युंजय नारायण राव। और वैसे जनगणना के बारे में आपको काफी पहले बता चुका हूं।
इसलिए आप निश्चित रहे। अब मैं बात करने जा रहा हूं कुछ समितियों पर जो आपके एग्जाम में खूब आती है, भारत की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। आपके सामने है प्रारूप समिति, बहुत बार पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इसका गठन वगैरह ना ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसकी बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ये याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। आप जानते हो मैं कोई फालतू ज्यादा बात नहीं बताता। एक स्वर्ण सिंह समिति, भारत में जो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे वो डॉक्टर ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए थे। मूल कर्तव्यों को शामिल करने, ये देख लीजिए आप सारे हैं यहां पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इनकी समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था ये। तो मूल कर्तव्य को शामिल करने का श्रेय इनको जाता है। बलवंत राय मेहता समिति, इसके गठन का उद्देश्य क्या था? 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के कार्यों और ग्रामीण विकास की जांच हेतु गठित की गई थी ये 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी इन्होंने। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से संबंधित ये बलवंत राय मेहता समिति है, जिसने आगे चलकर इनकी सिफारिशों ने भारत में पंचायती राज लेकर आए थे ये। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट, सरकारिया आयोग, न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष। ये क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति संतुलन, समझे, और विषयों के बंटवारे से संबंधित। तो ये है आपके सामने। 1983 में इसका गठन किया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्ति संतुलन और संबंधों की विस्तृत समीक्षा करने के लिए गठित ये किया गया था, ताकि भारत के अंदर केंद्र और राज्य मिलकर काम कर सके, इसके लिए किया गया था ये। इंटरस्टेट काउंसिल के गठन भी हुआ इसके तहत। 356 के संयमित प्रयोग के संबंध में बात होगी सारी। नेक्स्ट, नरसिम्हन समिति, इसके आगे आप 3M लगाइए, 3M मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। बैंकिंग सुधारों से संबंधित आपसे पूछता है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधारों से है ये। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ध्यान रखो, नरसिम्हन संबंधित बैंकिंग सुधारों के लिए। यही आता है, ये देख लीजिए, वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग सुधारों के लिए यही आता है सारा। बैंकों के NPA वर्गीकरण के कड़े नियम बनाए। NPA क्या होता है? NPA का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या होते हैं? बैंक से लोन ले लेते हैं लोग, भरते नहीं है, किस्तें नहीं देते हैं, तो नुकसान किसका होगा? बैंकों को। इस नुकसान को ही NPA कहता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब ऐसे एसेट परिसंपत्तियां जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको कहते हैं। NPA बढ़ता जा रहा है। तेंदुलकर समिति, ये गरीबी निवारण का फार्मूले से संबंधित है। गरीबी निवारण मत कीजिए, आंकलन। गरीबी को मापने से संबंधित नया फार्मूला। भाई कोई गरीबी को हम कैसे पता लगे कि भारत में कितनी गरीबी है, उससे संबंधित होती है ये तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट, राजा चलैया समिति, ये कर अनुपालन से संबंधित है, कर और टैक्स से संबंधित है। कर सुधार, इतना ही ध्यान रख लो। तो राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है, ये इससे रिलेटेड होती है। अब एक समिति और बता रहा हूं आपको मैं, वो आपके रच बस जानी चाहिए। एक राष्ट्र
एक चुनाव से संबंधित समिति के अध्यक्ष, ये कम से कम 3-4 बार आ चुका है और इसी दिशा में अब सरकार काम कर रही है, तो अपने आप में आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आप जानते हो कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर रामनाथ कोविंद। डॉक्टर रामनाथ कोविंद ये इसके अध्यक्ष है। कौन है ये? आप अच्छे तरीके से जानते हो। भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति है। दूसरे दलित राष्ट्रपति। पहले दलित राष्ट्रपति कौन से हैं? के.जी. बालाकृष्णन। डॉक्टर रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष है। क्लियर? तो ये कुछ मैंने समितियां बताई है। जनसांख्यिकी परिवर्तन पर जो समिति गठित की गई है अध्ययन के लिए, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर उसके अध्यक्ष है। इसे मत भूल जाना। डॉक्टर रामनाथ कोविंद एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष है, इसे मत भूल जाना। राजा चलैया समिति का संबंध कर सुधारों से है, ये कभी मत भूल जाना। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधारों से है, कभी मत भूल जाना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये कभी मत भूल जाना। और की बाद में करेंगे बातें। ये जो मैंने अभी बोले हैं ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन दोनों डाल दिया है। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार आप सभी।